यह साल 2019 की बात है। गुजरात के अहमदाबाद के एक पुराने रिहायशी इलाके में एक ऐसा मकान था जिसके बारे में आस पास के लोग हमेशा दबी आवाज में बात किया करते थे। सुरक्षा और निजता के कारणों से इस कहानी में किसी भी व्यक्ति का असली नाम और सही पता नहीं बताया जा रहा है। कहानी के सभी नाम बदले हुए हैं। वह मकान 1990 के दशक में बनवाया गया था। 2 मंजिला वह पुराना स्वतंत्र मकान था जिसके सामने एक छोटा सा लॉन और ऊपर एक खुली छत थी। बाहर से देखने पर वह मकान बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन उसके आसपास हमेशा एक अजीब सा सन्नाटा महसूस होता था। दिन के समय भी उस जगह की हवा कुछ अलग सी लगती थी, मानो घर के भीतर सालों पुरानी कोई भारी और काली चीज अब भी दबाकर बैठी हो। साल 2015 के बाद से वह घर पूरी तरह से सुनसान और परित्यक्त पड़ा हुआ था। इलाके के लोग बस इतना जानते थे कि उसका दूसरा मालिक आर्थिक तंगहाली के कारण घर छोड़कर चला गया था, लेकिन उस घर के बारे में और भी कई अजीब बातें गुपचुप तरीके से फैली हुई थी। लोग खुलकर कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन अक्सर उस घर के पास से गुजरते समय अपनी रफ्तार तेज कर देते थे। 2019 में राजीव नाम के एक व्यक्ति ने उस प्रॉपर्टी को देखा। राजीव एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उसकी पत्नी सुनीता एक गृहिणी थी। उनकी 11 साल की बेटी रिया और 5 साल का बेटा चिंटू था। अहमदाबाद में संपत्तियों के दाम काफी महंगे थे और राजीव का बजट सीमित था। जब ब्रोकर ने इतना बड़ा घर तुलनात्मक रूप से बहुत कम दाम में दिखाया तो राजीव को लगा कि उसे एक बहुत अच्छी डील मिल गई है। ब्रोकर ने सिर्फ इतना बताया था कि घर पुराना है और काफी सालों से बंद पड़ा हुआ है। आखिरी मालिक आर्थिक समस्याओं की वजह से घर छोड़कर चला गया था। राजीव एक व्यावहारिक स्वभाव का इंसान था। उसे पैरानॉर्मल या भूत प्रेत जैसी चीजों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। इसी वजह से उसने बिना ज्यादा सोच विचार किए घर फाइनल कर दिया। जब राजीव पहली बार अपने परिवार को वह घर दिखाने ले गया, तभी एक अजीब बात ध्यान में आई। गेट के अंदर कदम रखते ही रिया का व्यवहार अचानक बदल गया था। वह बिल्कुल शांत हो गई थी और सीधे पहली मंजिल की बालकनी की तरफ देखने लगी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर साफ दिखाई दे रहा था। सुनीता ने उससे पूछा भी था कि क्या हुआ, लेकिन रिया ने बस इतना कहा कि सब ठीक है। राजीव ने उस बात को बच्चों का सामान्य बर्ताव समझकर अनदेखा कर दिया। 2 हफ्तों के भीतर कागजी कार्रवाई पूरी हुई और पूरा परिवार उस घर में शिफ्ट हो गया। शुरुआत के कुछ दिन बिल्कुल सामान्य गुजरे, लेकिन जल्द ही एक अजीब बात सबने महसूस करनी शुरू कर दी। रात होते ही घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता था। दिन में वही घर सामान्य लगता था, लेकिन रात में उसकी दीवारें तक अजीब महसूस होती थी। घर के अंदर की हवा बहुत ठंडी और भारी लगने लगती थी, मानो पूरे घर में कोई अदृश्य दबाव, इनविजिबल प्रेशर फैल जाता हो। सुनीता को अक्सर महसूस होने लगा था कि कोई उस पर नजर रख रहा है। किचन में काम करते वक्त कभी कभी उसे लगता था कि कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है, लेकिन जब भी वह पलटकर देखती, वहां कोई नहीं होता। राजीव हर बार उसे समझाता था कि नए घर में ढलने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन धीरे धीरे चीजें और भी अजीब होने लगीं। एक रात करीब 1 बजे सुनीता की आंख अचानक खुल गई। उसने छत से किसी के चलने की आवाज सुनी थी। आवाज धीमी थी, लेकिन बिल्कुल साफ थी, जैसे कोई भारी कदमों से छत पर धीरे धीरे टहल रहा हो। सुनीता ने तुरंत राजीव को जगाया। राजीव ने पहले तो इसे सामान्य आवाज समझकर टालने की कोशिश की, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसने भी वह आवाज स्पष्ट रूप से सुन ली। आवाज रुक नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानबूझकर पूरी छत पर घूम रहा हो। राजीव टॉर्च लेकर छत पर गया। पूरी छत खाली थी। ना कोई इंसान था, ना कोई जानवर। सिर्फ हवा में एक अजीब सी सड़े हुए कपड़ों और मिट्टी जैसी बदबू फैली हुई थी। राजीव नीचे वापस आ गया, लेकिन उस रात के बाद वे आवाजें रोज आने लगी। कभी आधी रात को, कभी 3 बजे, तो कभी सुबह होने से पहले, और हर बार छत खाली मिलती थी। धीरे धीरे घर में परेशानियां भी शुरू होने लगी। राजीव, जो पहले आर्थिक रूप से स्थिर था, उसके ऑफिस में अचानक समस्याएं आने लगी। प्रोजेक्ट्स फेल होने लगे, सैलरी में देरी होने लगी और कंपनी ने उसका इंसेंटिव तक रोक दिया। उसका मूड हर वक्त खराब रहने लगा। छोटी छोटी बातों पर सुनीता के साथ झगड़े होने लगे।
पहले जो पति पत्नी आपस में हंसते बोलते थे, अब रोज किसी न किसी बात पर क्लेश होने लगा था। कभी पैसों को लेकर, कभी बच्चों को लेकर, तो कभी बिना किसी वजह के। ऐसा लगने लगा था जैसे घर के अंदर घुसते ही सबका स्वभाव बदल जाता हो। सुनीता को भी अजीब सा गुस्सा आने लगा था। कभी कभी वह खुद सोचती थी कि इतनी छोटी बात पर इतना रिएक्ट करने की जरूरत ही क्या थी। फिर चिंटू की तबीयत खराब रहने लगी। उसे रोज बुखार आता था, कभी हल्का तो कभी इतना तेज कि उसका पूरा शरीर तवे की तरह जलने लगता। डॉक्टरों को दिखाया गया, टेस्ट करवाए गए, लेकिन सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। डॉक्टरों ने उसे मौसमी संक्रमण, सीजनल इन्फेक्शन बताकर दवाइयां दे दी, लेकिन दवाइयां सिर्फ कुछ समय के लिए असर करती थी। 2 दिन बुखार कम होता और फिर वापस आ जाता। रात में चिंटू नींद में रोता रहता था। कभी कभी वह आंखें बंद करके किसी आंटी के आने की बात करता था। सुनीता हर बार डर जाती थी, लेकिन चिंटू ठीक से कुछ समझा नहीं पाता था। एक दिन स्कूल से लौटने के बाद रिया सीधे बाथरूम में जाकर बंद हो गई। अंदर से सिर्फ उसके रोने की आवाज आ रही थी। काफी देर बाद जब वह बाहर आई, तब उसका चेहरा डर के मारे सफेद पड़ा हुआ था। उसने सुनीता को बताया कि उसे घर में एक औरत दिखाई देती है। रिया के मुताबिक वह औरत रात को उसके कमरे के बाहर खड़ी रहती थी। सुनीता ने पहले इस बात को उसका वहम समझा, लेकिन रिया सचमुच बुरी तरह डरी हुई लग रही थी। उसने बताया कि उस औरत का चेहरा बहुत काला और भयानक था और वह बस गुस्से से उसे देखती रहती थी। उस रात रिया ने अपने कमरे में सोने से साफ मना कर दिया। वह सुनीता के पास ही सोई। रात करीब 2 बजे अचानक उसकी चीख निकली। राजीव और सुनीता दोनों डर कर उठ गए। रिया कमरे के एक कोने में बैठी कांप रही थी। उसने बताया कि उसे ऐसा लगा कि वह औरत उसके बिस्तर के बिल्कुल पास खड़ी थी। राजीव ने पूरा कमरा चेक किया, वहां कोई नहीं था, लेकिन कमरे का तापमान अजीब तरीके से बहुत ठंडा हो चुका था। इसके बाद रिया का व्यवहार और बदलने लगा। कभी वह खाली दीवार को एकटक देखती रहती, कभी अचानक रो पड़ती, तो कभी कहती कि घर के अंदर कोई चल रहा है। एक रात राजीव ऑफिस से लेट वापस आया। गेट खोलते वक्त उसे पहली मंजिल की बालकनी में किसी की परछाई नजर आई। उसे लगा कि शायद सुनीता ऊपर खड़ी होगी, लेकिन जब वह अंदर गया तो सुनीता किचन में थी। इसके बाद राजीव कुछ सेकंड तक बिल्कुल सुन्न रह गया। जब उसने दोबारा बालकनी की तरफ देखा तो वहां सिर्फ अंधेरा था। उसी रात राजीव ने पहली बार कुछ बहुत ही भयानक महसूस किया। रात में अचानक उसकी आंख खुली और उसे लगा जैसे कोई उसकी छाती पर बैठा हुआ है। उसे महसूस हुआ कि कोई उसका गला दबा रहा है। उसकी सांस रुकने लगी थी और वह हिल भी नहीं पा रहा था। अंधेरे में उसे 2 चमकती हुई आंखें नजर आईं। काफी संघर्ष करने के बाद वह झटके से उठ बैठा। उसने देखा कि सुनीता भी बुरी तरह हाँफ रही थी। सुनीता ने भी लगभग वैसा ही अनुभव किया था। उसे भी लगा था जैसे कोई उसका गला घोंट रहा हो। उसके बाद दोनों ने पूरी रात लाइट ऑन करके बिताई, लेकिन चीजें धीरे धीरे और भी खतरनाक होने लगी। कभी किचन के बर्तन खुद हिलने लगते, कभी सीढ़ियों से किसी के भागने की आवाज आती, तो कभी रात में किसी बच्चे के हंसने की हल्की आवाज सुनाई देती। एक दिन सुनीता घर में अकेली थी। राजीव ऑफिस गया हुआ था और बच्चे स्कूल में थे। किचन में काम करते वक्त उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि ड्राइंग रूम में कोई चल रहा है, जैसे कोई धीरे धीरे पैर घसीट कर चल रहा हो। सुनीता को लगा राजीव वापस आ गए होंगे, लेकिन ड्राइंग रूम पूरी तरह खाली था। फिर उसने सीढ़ियों के पास एक काली परछाई को हिलते हुए देखा, बस 1 सेकंड के लिए, और फिर वह गायब हो गई। सुनीता का गला सूख गया। उसने तुरंत मंदिर का दिया जलाया। उसी वक्त उसे ऊपर से एक औरत की हल्की और रहस्यमयी हंसी सुनाई दी। वह इतनी डर गई थी कि बच्चों के घर आने तक मंदिर के सामने ही बैठी रही। अब पूरा परिवार मानसिक रूप से टूट रहा था। राजीव को घर आते ही घबराहट होने लगती थी। रिया का वजन कम होने लगा था। चिंटू का बुखार अब परमानेंट जैसा हो गया था और कभी कभी उसके शरीर पर लाल निशान, रैशेस भी मिलते थे। डॉक्टर्स इसे एलर्जी बोलकर दवाइयां दे देते, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। एक रात रिया ने सुनीता को जगाया और बताया कि वह औरत उसके कमरे में नहीं बल्कि उनके कमरे के बाहर खड़ी है। सुनीता का शरीर सुन्न पड़ गया। उसने धीरे से दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा आधा खुला हुआ था।
एक सेकंड के लिए उसे लगा कि कोई लंबी औरत वहां खड़ी है, सफेद कपड़े और आगे झुके हुए बिखरे बाल, लेकिन पलक झपकते ही वह गायब हो गई। सुनीता जोर से चीख पड़ी। राजीव ने तुरंत लाइट ऑन की। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन इस बार राजीव भी अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। अगली सुबह राजीव घर के बाहर परेशान खड़ा था। तभी पड़ोस की सोसाइटी का एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आया। उनका नाम महेंद्र था। महेंद्र ने राजीव से पूछा कि क्या वे लोग इस घर में रह रहे हैं। राजीव के हां बोलने पर महेंद्र कुछ सेकंड तक उस घर को देखता रहा। उसके बाद उसने राजीव को चेतावनी दी कि वे लोग ज्यादा दिन इस घर में ना रहें। राजीव के पूछने पर महेंद्र ने पुरानी बातें बतानी शुरू की। उनके अनुसार 1990 के दशक में एक पति पत्नी ने वह घर बनवाया था। शुरुआत में सब नॉर्मल था, लेकिन कुछ सालों बाद घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को भयानक आवाजें आती थीं, परिवार में झगड़े होने लगे थे और लोगों को एक औरत की परछाई दिखाई देती थी। महेंद्र ने यह भी बताया कि एक दिन वह पति पत्नी अपने बेडरूम में मृत पाए गए थे। पुलिस की जांच हुई, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। इलाके के लोगों का मानना था कि उस घर पर उनके किसी करीबी ने ही काला जादू करवाया था। महेंद्र ने यह भी बताया कि उसके बाद जो भी उस घर में रहने आया वह ज्यादा दिनों तक वहां टिक नहीं पाया। महेंद्र की बातें सुनकर राजीव का डर और बढ़ गया। उसे धीरे धीरे समझ आने लगा था कि उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वह सिर्फ कोई इत्तेफाक नहीं था। 2 दिन बाद राजीव एक पंडित को घर लेकर आया। पंडित घर के अंदर घुसते ही गंभीर हो गया। उसने पूरे घर का चक्कर लगाया। जब वह पहली मंजिल के उस कोने वाले कमरे में गया तब वह कुछ सेकंड के लिए ठहर गया। उसने आंखें बंद करके कुछ महसूस करने की कोशिश की। उसके बाद उसने राजीव और सुनीता को बताया कि घर में बहुत ही भारी और नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है। पंडित छत पर भी गया और वहां कुछ मंत्र पढ़े। नीचे आने के बाद उसने बताया कि यह किसी साधारण आत्मा का मामला नहीं लग रहा है। उसके मुताबिक घर में एक नहीं बल्कि कई अदृश्य शक्तियां मौजूद थीं। सुनीता डर के मारे रो पड़ी। राजीव ने पंडित से इसका उपाय पूछा, लेकिन पंडित कुछ सेकंड तक चुप रहा। इसके बाद उसने धीरे से बताया कि उसके हिसाब से यह जगह अभिशप्त है और यहां बहुत पुराना तांत्रिक या काला प्रयोग हुआ है। उसी वक्त छत से एक बहुत जोर की आवाज आई, जैसे कोई भागते हुए अचानक गिर पड़ा हो। पंडित का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने जल्दी से कुछ रक्षा के उपाय दिए और वहां ज्यादा देर रुकने से मना कर दिया। पंडित के जाने के बाद घर का माहौल और भी हिंसक हो गया। रात में दरवाजे अपने आप बंद होने लगते, लाइट्स लगातार ब्लिंक करती रहती और कभी किसी के भागने की आवाज आती। एक बार सुनीता ने किचन में एक औरत को खड़ा देखा था जिसके पैर उल्टे थे। पलक झपकते ही वह गायब हो गई थी। रिया की हालत सबसे बुरी हो गई थी। वह हर वक्त खौफ के साए में जी रही थी। उसने स्कूल जाना तक बंद कर दिया था। एक रात उसने रोते हुए बताया कि वह औरत कहती है कि यह घर मेरा है और यहां कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। उसी रात राजीव ने अंतिम फैसला ले लिया कि परिवार को यह घर छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन घर बेचना आसान नहीं था। इलाके में उस घर की बदनामी पहले से ही फैली हुई थी। काफी मुश्किलों के बाद एक प्रमोटर ने वह जमीन खरीदने का ऑफर दिया। उसे वह पुराना ढांचा तोड़कर वहां एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बनाना था। राजीव ने बिना ज्यादा देर किए भारी नुकसान सहकर भी डील स्वीकार कर ली। जिस दिन परिवार घर छोड़ रहा था उस दिन रिया गेट के पास रुक गई। उसने धीरे से बालकनी की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि वह औरत अब भी बालकनी से खड़े होकर उसे ही देख रही है। सुनीता ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और उसे गाड़ी में बिठा दिया। परिवार ने हमेशा के लिए वह घर छोड़ दिया। अजीब बात यह थी कि नए घर में शिफ्ट होते ही चिंटू का बुखार धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो गया। राजीव और सुनीता के झगड़े भी खत्म हो गए। रिया ने भी यह बोलना बंद कर दिया कि उसे कोई औरत दिखाई देती है, मानो वह सारा खौफ सिर्फ उसी पुराने मकान तक ही सीमित था। कुछ महीनों बाद प्रमोटर ने उस पुराने मकान को पूरी तरह से तुड़वा दिया। आज उस जगह पर एक नया और आधुनिक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। नए लोग वहां बिल्कुल सामान्य जिंदगी जी रहे हैं। शायद उन्हें यह अंदाजा भी नहीं होगा कि उनकी बिल्डिंग के नीचे कभी एक ऐसा घर हुआ करता था जहां रात को छत पर कोई टहलता था।
जहां एक छोटी लड़की हर रात एक खौफनाक साए को देखती थी और जहां एक पूरा हंसता खेलता परिवार धीरे धीरे बर्बादी की कगार पर पहुंच गया था। सबसे रहस्यमयी बात यह थी कि पुराना घर तोड़ते समय वहां काम कर रहे मजदूरों को छत के मलबे और नींव के नीचे से कुछ अजीब चीजें मिली थी। काले कपड़े, पुराने धागे और मिट्टी में दबा हुआ एक छोटा लोहे का डिब्बा। लेकिन प्रमोटर ने बिना किसी जांच पड़ताल या परवाह के उन सभी चीजों को तुरंत वहां से हटवाकर फेंक दिया, क्योंकि उसके लिए कंस्ट्रक्शन का काम जल्दी पूरा करना ज्यादा जरूरी था। और इस तरह उस जमीन का असली और भयानक सच हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी के नीचे